नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में भी जो कई सारे खंड है ना, उन खंडों में भी आज ग वाले खंड को देखेंगे। ठीक है, खंड ग, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसके पहले हम लोग खंड ख देख चुके हैं एक वीडियो में हम लोग खंड क भी देख चुके हैं और एक के अंदर संसाधन के वर्गीकरण को भी देख चुके हैं। यानी ऑलरेडी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का 3 पार्ट में 3 वीडियो रिलीज हो चुका है, तो उसको जाके पहले देख लेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो चैनल में जाके स्क्रॉल करोगे तो वहां मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नो है। ठीक है, अब बाकी कुछ कंफ्यूजन हो तो हम तो हैं ही है ना जी। चलिए, और कमेंट बॉक्स है उसमें डाल देंगे, बुझे। आइए चलिए जियोग्राफी का भारत संसाधन उपयोग के चैप्टर 1 का खंड नंबर ग देखते हैं। ठीक है, तो ग में है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी इसके अंदर जंगल और जंगली जानवरों को एज ए संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। पहला ही टॉपिक है हमारा वन। क्या है वन? तो कह रहा है वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित एवं सजे होते हैं। यानी वन उसे कहते हैं वो बड़ा भूभाग, जमीन का वो टुकड़ा जिसपे बहुत सारे पेड़ पौधे या झाड़ियां लगी होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। सिंपल शब्दों में, ढेर लोड नहीं लेना है, ढेर गिजिर बिजिर नहीं होना है। जंगल क्या है? जमीन का वो टुकड़ा, भूमि का वो हिस्सा जिसपे बहुत सारे पेड़ पौधे हो या झाड़ियां उपलब्ध हो, उसी को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। बात खत्म। कह रहा है वन 2 प्रकार के होते हैं। तो वन मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। यानी एक जो प्राकृतिक में अपने से उग गया है और दूसरा मानव निर्मित जिसे इंसानों ने उगाया है। और इंसानों का उगाया हुआ तनी कम में होता है, प्राकृतिक का उगाया हुआ तनी ज्यादा होता है। ठीक है, और इंसान जब प्राकृतिक वाला खत्म कर देता है ना, और तब लगता है ना जरूरत तब बा जंगल के, तो ऑक्सीजन वहां कहां से आएगा, तब अपने लगाने जाता है। ठीक है, यानी बना बनाया चीज को पहले खत्म करता है और फिर सोचता है ना बनाइए देता नहीं, वही वाला हाल है। तो वही कह रहा है वन 2 तरह के होते हैं, मुख्य रूप से वन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन एवं मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन, अगर पूछ दे प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन में क्या अंतर है, तो वो वन जो स्वतः या अपने आप विकसित होता है प्राकृतिक वन कहलाता है, और मानव निर्मित वन वे वन जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं वो मानव निर्मित वन या वनिका कहलाते हैं। क्लियर? यानी वैसा वन जो अपने से उग जाए प्राकृतिक, और जिसे मनुष्य उगाए वो मानव निर्मित। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारा वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के प्रकार। वो ऐसे ही इन जनरल नॉर्मल तरीके से वन कितने प्रकार के होते हैं, ये है वृक्षों के घनत्व के हिसाब से। यानी वृक्ष कितने पास पास हैं उनके आधार पर वनों के प्रकार। वृक्षों के आपस में घनत्व कितना है उसके आधार पर वनों के प्रकार। तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियां एवं अन्य वन, और मैंग्रोव यानी तटीय वन। ठीक है, यानी घनत्व के आधार पे वनों के 5 प्रकार है। अभी फिगर के द्वारा समझेंगे ये 5 प्रकार को। घनत्व के आधार पर यानी पेड़ों के आपसी संबंध और आपस में ऐसे करीब करीब होने के आधार पर वनों के 5 प्रकार। पहला अत्यंत सघन वन, वैसे वन जिसमें बहुत घनघोर होता है, पेड़ बहुत पास पास होते हैं वैसे जंगलों में। वही सघन वन के अंदर बहुत ज्यादा घनघोरपन नहीं होता है, पेड़ों में हल्का डिस्टेंस देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, वही खुले वन के अंदर वृक्ष ऐसे होते हैं जिससे थोड़े आसमान खुले खुले से दिख जाते हैं, और झाड़ी एवं अन्य वन के अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे ना होकर झाड़ियों के जैसे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। और मैंग्रोव वन या तटीय वन के अंदर जो पानी के किनारे किनारे या समुद्री तट के किनारे किनारे पाया जाता है। तो मुख्य रूप से घनत्व के आधार पर वनों के यही 5 प्रकार होते हैं: अत्यंत सघन, सघन, खुले, झाड़ी और
तटीय वन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्य रूप से वन दो प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक, और घनत्व के आधार पे वन 5 प्रकार के। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, अब वही सभी पांचों प्रकार के बारे में थोड़े थोड़े डिटेल्स हैं जिसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख भी सकते हो, उतार भी सकते हो, या खाली देख भी लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, वो कितना मात्रा में है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वही सारी चीजें हैं। तो कह रहा है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार, भारत में इस प्रकार के वन जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम, सिक्किम और को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। यानी असम सिक्किम को छोड़ दिया था तो सभी पूर्वोत्तर राज्य अत्यंत सघन वन के अंदर आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 70% प्लस या 75% से अधिक है। अब ये दोनों डाटा बुक में था तो दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। 70% अधिक या 75% से अधिक, दोनों एक ही मतलब है। यानी वैसे जिसके अंदर पेड़ों का घनत्व जो है वो कितना होता है, 70% से ज्यादा होता है, आप इतना समझ लो, सघन वन। इसके अंतर्गत 73.60 हेक्टेयर भूमि आते हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है, ठीक है। गलती से 31 हो गया था तो ध्यान रखेंगे, 3% है। ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यह वन का घनत्व 40 से 70% होता है, ठीक है। अत्यंत सघन वन में कितने घनत्व होते हैं, 75% से अधिक या 70% से अधिक। और सघन वन के अंदर पेड़ों का घनत्व जो होता है वो 40 से 70% के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे है खुले वन। इस प्रकार के वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7 से 12% हिस्सा है। यह मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यानी मुख्य रूप से ये वन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिलों में भी फैले हुए हैं। एग्जाम में पूछता है असम के 16 आदिवासी जिलों में किस प्रकार के वन हैं, तो खुले वन हैं। चौथा है झाड़ियों एवं अन्य वन। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदान में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, हम जानते हैं। यानी झाड़ी एवं अन्य वृक्ष जो होते हैं उसमें जो वृक्षों का घनत्व होता है वो 10% से भी कम होता है। और ये मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में पाया जाता है। हम जानते हैं कि वनों के विकास के लिए यहाँ भौगोलिक दृश्य अच्छी नहीं है, इसलिए यह क्षेत्र इस वर्ग में रखा गया है। क्योंकि देखो इस जगह पे लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो उस तरीके की चीजें नहीं है जहां पे वन का विस्तार ज्यादा हो सके, ठीक है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं जो भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। नेक्स्ट है मैंग्रोव यानी तटीय वन। विश्व में तटीय वन का मात्र 5% क्षेत्र ही भारत में है, जिनमें भारत का आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दमन व दीव और समुद्री तटीय राज्य क्षेत्र के वन फैले हुए हैं। यानी मैंग्रोव यानी तटीय वन मुख्य रूप से पूरे विश्व के 5%, पूरे विश्व में जितना भी तटीय वन है उसका 5% उत्तर भारत में पाया जाता है। और भारत में ये जो भी वन है तटीय वन वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दमन व दीव और इसके अलावा जितने भी समुद्री तटीय राज्य हैं यानी समुद्र के किनारे राज्य हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है यह 4.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है और पूरे भारत में ये कितना पे फैला हुआ है, 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है प्रशासकीय दृष्टि से वनों के प्रकार। जैसे संसाधन के कई आधार पे प्रकार था ना, तो इन जनरल क्या बोलते हैं वन दो प्राकृतिक और निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं घनत्व के आधार पे 5 प्रकार के, और तीसरा भी एक है प्रशासकीय दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से भी वनों के 3 प्रकार हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है,
भारत में कई सारी जातियां हैं, कई सौ जातियां हैं, बिहार में ही 100-200 जातियां हैं, ठीक है। अब इतनी सारी जातियां हैं तो सोचो कितना जगह जगह जाति लिखेंगे जी। तो सरकार क्या की है, अपने हिसाब से सभी जातियों को 3 टर्म में समेट के रख दी है। एक जनरल, ST/SC या OBC। आप बहुत हाई जाति के हो तो जनरल, अब कुछ भी आपका टाइटल हो, नहीं तो इतना टाइटल है लोग आधा कंफ्यूज हो जाए, समझ रहे बात को। तो वैसे ही प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी जंगलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, जिसको स्वतंत्र वन भी कहते हैं। तीनों का डिफिनेशन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। आरक्षित वन, अभी तो डिफिनेशन भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, पर आप बस इतना ध्यान रखिएगा। आरक्षित वन वैसे वन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पशुचारण या किसी भी प्रकार के पेड़ की कटाई की अनुमति नहीं होती है, एकदम रिजर्व होता है। और रक्षित वन के अंदर कुछ अनुमति के तहत आप पशुचारण कर सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं और पेड़ों की कटाई भी कर सकते हैं। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं, इसके अंदर आपको जो करना है करिए, किसी कोई रोक टोक नहीं होता है, बुझे। तो ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से 3 प्रकार के वन है और इनका ये 3 नेचर है। इसमें किसी भी प्रकार का पशुचारण और पेड़ की कटाई नहीं होती है, इसमें कुछ अनुमति के द्वारा हम पेड़ की कटाई और पशुचारण कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी करो कोई नहीं बोलता। इनको थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है आरक्षित वन, जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, यानी मौसम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें ना तो लकड़ियां काटी जाती है और ना ही पशुचारण होता है या किसी भी पशु को चराया जाता है, कोई भी काम नहीं होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है, यानी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी ये वन बहुत ही जरूरी है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी देश के अंदर जितने भी जंगल है उसके लगभग 50% जंगल को हम लोग आरक्षित वन के अंदर रख दिए हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का लकड़ी नहीं काटा जाता है और पशु वगैरह को नहीं चराया जाता है, वैसे ही रिजर्व पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि वह जलवायु दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है रक्षित वन। इन वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं के चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, यानी इस प्रकार के वन के अंदर कुछ नियम के तहत हम लकड़ी काट सकते हैं और पशुओं को चला सकते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी लगभग 29% रक्षित वन के अंदर है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। कह रहा है वैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार या व्यक्ति या समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन कहलाती है, ठीक है। सभी प्रकार के वन जो या बंजर भूमि जो सरकार या इथी के इन दोनों को छांट के, रक्षित और आरक्षित को छांट के, वो अवर्गीकृत वन कहलाती है। इस प्रकार के वन में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और ये कुल वन क्षेत्र का 17% भाग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है वन के महत्व। हमारे जीवन में जंगल के क्या महत्व हैं? ध्यान रहे, हम भी एक समय पर जंगली ही थे, जंगल में ही रहते थे, जंगल में ही निवास करते थे और जंगल में ही जीते। जैसे सभी पशु पक्षी, वैसे ही हम भी तो सभी पशुओं में से एक हैं। समय के साथ समझदार हो गए तो हमारा चाल ढाल सब चीज बदल गया, हम उसी जंगल को काट के अपना घर बना लिए और बल्ले बल्ले करके रह रहे हैं। अगर नहीं समझदार हुए रहते तो उसी में कहीं गुफा उफा बना के रहते हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है वन के महत्व, ध्यान से देखिएगा, वन के महत्व। कह रहा है वन एक प्राकृतिक संपदा है जिसमें हमने अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया है। वन एक प्रकार की प्राकृतिक संपदा है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना महान विकास किया है, खूब विकास किया है। आज भी 21वीं सदी में न केवल वन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने एवं वर्षा कराने में अति आवश्यक भूमिका निभाती है।
सोचो वन का महत्व कितना ज्यादा है कि शुरू से मनुष्य अपनी सभ्यता का महान विकास इससे कर रहा है। और आज भी 21वीं सदी में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जितनी भी आपकी जरूरतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसका रॉ मटेरियल कच्चा माल ज्यादा कर कहां से आता है? जंगल से ही आता है। और उन सब के अलावा आवश्यकता को तो करता ही करता है भाई, उसके अलावा ये पर्यावरण को संतुलित रखता है। कौन? जंगल ही, वन ही। अगर वन ना रहे पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, बुझे? और वर्षा के कारणों को भी प्रभावित करने की भूमिका रखता है, बुझे? तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कह रहा है वन विनाश के प्रमुख कारण क्या है? तो वन विनाश के कारणों के बारे में देखना है कि वो कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से वनों की कटाई लगातार हो रही है। सबसे बड़ा रीजन तुम सब कहने का मतलब है हम सभी इंसान, जिसकी वजह से जंगल कट रहे हैं। क्योंकि इंसान आ रहे हैं तो उनके लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचा के ही हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए कह रहा है वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीवन हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, परंतु मानव मोह अपने लालच की पूर्ति हेतु इस प्राकृतिक उपहार को दुरुपयोग किया है। और कह रहा है वन के अंदर, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़, वन में पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे लिए कितनी अच्छे होते हैं। वो हमेशा समय समय पर कुछ ना कुछ देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। पर हमारा मोह, हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि हमेशा इस प्राकृतिक के उपहार को, जो प्राकृतिक ने हमें फ्री में दी है, जिससे हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं, उसका क्या किया है? हमेशा दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कि वन विनाश के कारण लिखिए, तो लिखिएगा वन विनाश के निम्न कारण हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिएगा, सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या। अब कहेगा सर बढ़ती जनसंख्या कैसे सबसे बड़ा कारण है वन विनाश का? देखो, इंसान जब बढ़ेगा तो उसके रहने के लिए आवास चाहिए, उसके खाने के लिए खाद्य पदार्थ चाहिए, उसको पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, नए नए उद्योग आदि का विकास अति आवश्यक था। फलतः वनों की सफाई कर ये सारी व्यवस्थाएं की गई। यानी इन जनसंख्या बढ़ी तो उनकी जितनी भी बेसिक जरूरतें थे, उन सारी बेसिक जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं जंगलों के पेड़ पौधों को काटा गया, जंगली जानवरों को भगाया गया या मारा गया। जिस वजह से, जिस कारण के वजह से, जिस रीजन के वजह से वन का विनाश हुआ या हो रहा है, बुझे? तो इसलिए प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। फिर कह रहा है भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव भी है। क्योंकि इंसान तेजी से बढ़ रहे हैं तो उनके खाने के लिए कृषिगत भूमि का भी फैलाव हो रहा है। और कृषिगत भूमियां बन कहां से रही हैं? जंगलों को काट काट के। तो ये भी एक रीजन है, कृषिगत भूमि का फैलाव। दूसरा है नदी घाटी परियोजना के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। इंसान बढ़ रहे हैं तो जगह जगह नदी घाटी परियोजनाएं बन रही हैं, और नदी घाटी परियोजनाएं बन रही हैं तो आसपास के पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है, तो उससे भी जंगल का विनाश हो रहा है। तेजी से खनन के कारण भी वनों का ह्रास हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन कोड़ कोड़ के कई सारे खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, उस खनन के कारण भी वनों के कई जगह स्लाइड हो रही हैं, पहाड़ों के जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं, तो वो सब भी हो रहा है। उसके अलावा यातायात के साधन, यातायात के साधन के लिए, यातायात के लिए जो भी हम सड़क बनाते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाते हैं, इन सभी से भी तो वनों को कटता ही है। क्योंकि जंगलों के बीच में हमको पटरी ले जानी होती है, अब पटरी तो पेड़ पर से ले नहीं जा सकते हैं तो जंगल को काटते हैं। सड़क हमको एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना है, बीच में जंगल आ रहा है तो जंगल को काटेंगे। तो ये सभी प्रमुख रीजन है जिसके रीजन की वजह से जंगलों का विनाश हो रहा है। और यही था जंगलों का विनाश किस रीजन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण। जंगलों के ह्रास का प्रमुख कारण था, यहां पे वन्य जीवों के ह्रास का प्रमुख कारण ऑलमोस्ट सेम सा है। जिस रीजन की वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं, वही रीजन की वजह से जंगली जानवर भी खत्म हो रहे हैं, बुझे? और उसमें वन के खत्म होने में सबसे बड़ा रीजन मनुष्य, वन्य जीवन को भी, माने जंगली जानवर के भी खत्म होने में सबसे बड़ा भूमिका निभाते हैं मनुष्य ही, बुझे? कह रहा है
वन के जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण, वो कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से वन के जीव मर रहे हैं? पहली बात, वन जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिनसे इनका आवास छिन जाता है और यह बेघर हो जाते हैं। और बेघर आदमी कितना दिन तक ही सरवाइव कर पाएगा, और सब कोई थोड़ी सरवाइव कर पाएगा, मर जाएगा। तो वृक्षों के अंधाधुंध कटाई की वजह से घर बेघर हो जा रहे हैं, जिसके वजह से इनकी ह्रास हो रही है। दूसरा, विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ है। देखो, इंसान जो है ना, उसकी लालच की वजह से अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाता है, और उस बनाने के क्रम में कई सारे पेड़ पौधे और जंगलों को काटता है या जंगली जानवरों को मारता है, शौकियन, सजावट के सामान के लिए, खाने के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए। तो उस दोहन के वजह से भी जंगली जानवर का ह्रास हो रहा है। रेलगाड़ी, सड़क मार्ग, उद्योग, नगरीकरण के कारण भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। सड़क पे रेल से कई बार कई जानवर कुचले जा रहे हैं। सड़क मार्ग में कई सारे जानवर रोड क्रॉस करते समय जंगलों के बीच में रोड बनाए हैं आप, और वो घर एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं, आप कचार के चले जाते हैं, उससे जंगली जानवर मर जाते हैं। नगरीकरण की वजह से जंगली जानवर, क्योंकि आप लोग पेड़ पौधे काट काट के नया नया शहर बसा रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह ही नहीं बच रहा है, और वो गलती से आ जाता है आपके शहरों में, हमारे शहरों में, तो हम उसको मार देते हैं। तो ये भी मुख्य कारण है जंगली जानवर के खत्म होने के। और उस सब के अलावा जीवों के शिकार एवं उनके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ है। यानी क्योंकि शिकार हम लोग ज्यादा कर देते हैं और उस शिकार हुई चीजों का व्यापार कर रहे हैं, जानवरों का या जानवरों के पार्ट का, जानवरों के डीएनए का, अलग अलग हिस्से का, उसके वजह से भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। तो मुख्य रूप से ये कारण है अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, वन संपदा का दोहन, यातायात का साधन, शिकार और शिकार किए जानवरों का व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट है वन के पर्यावरणीय महत्व क्या है। वन जो है, जंगल जो है, वो पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है भाई? तो ध्यान रहे, वन जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, वनों के पर्यावरणीय महत्व, यानी जंगल पर्यावरण के लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। यानी मनुष्य जब अपने विकास के क्रम में सबसे पहला कदम रखा था ना, तो सबसे पहले साथ देने वाला जो चीज था वो वन ही था, जंगल ही था। क्योंकि जंगल से ही मनुष्य अपने विकास का क्रम शुरू किया है, जंगल में ही रहता था। वही कह रहा है सर्वप्रथम जरिया वही था। आदि काल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सदुपयोग करते आ रहा है। मनुष्य जो है आदि काल से ही जंगल में पाए जाने वाले वस्तुओं का सदुपयोग कर रहा है, और वर्तमान समय में इसका महत्व और बढ़ जाता है। क्यों? चूंकि वन न केवल वर्षा में सहायक है, बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में भी सहायक है। आज के समय में इसका महत्व और बढ़ जाता है कि मनुष्य के हर एक प्रकार की जरूरतों के लिए हम लोग जंगल से कहीं ना कहीं निर्भर हैं। केवल वर्षा के लिए ही, जलवायु के लिए ही नहीं है, बुझे? इसीलिए वनों का पर्यावरण के ऊपर बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, पर्यावरण के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है। देखोगे, कह रहा है 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन रहे तो समय पर वर्षा, मिट्टी अपरदन पर रोक एवं अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक होगा। यानी वन कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए कि अगर कहीं भी 33% क्षेत्र पर, किसी भी भूमि के 33% क्षेत्र पर अगर जंगल रहता है, वन रहता है, तो वहां पे वर्षा समय पर होती है, मिट्टी अपरदन रुकता है, बाढ़ आने की समस्या रुक जाती है, और कई प्रकार की आपदाएं, जो पर्यावरणीय आपदाएं हैं, वो आने से रुक जाती है केवल जंगल के होने मात्र से। ठीक है, इसीलिए जंगल पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप इसको पॉज करके चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, यानी जंगल और जंगली जानवरों को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है देखो, ये तो कुछ है कि वन जानवरों को बचाने के लिए हम लोग पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बेमतलब के पौधों को काट के उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये सब है, ठीक है। पर इन सब के अलावे भी, ये सब तो लिखेंगे ही आप लोग, इन जनरल बातें, उसके अलावा देखिएगा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में आदि काल से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। आज भी इनमें से कुछ हमारे देश में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। न केवल रीति रिवाज बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी इनमें साथ रहा है। कह रहा है जंगल और जंगली जानवर को बचाए रखने के लिए, इनके संरक्षण के लिए शुरू से ही हमारे देश के अंदर कई तरीके से रीति रिवाज बना दिए गए हैं, भावनात्मक जुड़ाव डाल दिए गए हैं। देखिएगा, कहीं पे किसी पेड़ की पूजा की जाती है, कहीं पे किसी पेड़ में भगवान माना जाता है, कहीं भी किसी जानवर की पूजा की जाती है। ये सब क्यों? क्योंकि जब इंसान पूजेगा पर्यावरण के इस पार्ट को, जानवरों को और पेड़ों को, तो उसको हानि और क्षति नहीं पहुंचाएगा। कहीं पे किसी हिरण को पूजा जाता है, कहीं पे किसी कुत्ते को पूजा जाता है, कहीं पे बाघ को पूजा जाता है, कहीं पे गाय को पूजा जाता है, कहीं पे हिरण को पूजा जाता है, अलग कहीं पे बंदर को पूजा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानवरों को पूजा जाता है, या अलग अलग प्रकार के पेड़ों को पूजा जाता है। तुलसी को, पीपल को, आंवला को, नीम को, अलग अलग जगहों पे, सिमर को। और इससे क्या होता है, हम वन और वन्य प्राणी को बचा लेते हैं। वही कह रहा है, भारत के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज शुरू से ही रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव रहा है, जिससे हम लोग वन और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। गाय को हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं, यहाँ तक कि इनके घर का पहला आहार भी दिया जाता है। और उसी जानवरों को बचाने के लिए हिंदू धर्म में भी गाय को बहुत ही महत्व दिया गया है और उसकी पूजा भी की जाती है, ठीक है। और कई सारे घरों में, ठीक है, हम लोग अपने घर का पूजा पाठ हो या कोई ऐसा फंक्शन हो, या बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे ही अपने घर का पहला खाना गौ माँ को ही जाके देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आंवला, नीम, पीपल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा की जाती है, इनकी भी पूजा की जाती है, जिसकी वजह से वन संरक्षण हो सके। वन और वन्य जीवों के लिए जंगलों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, और वनों को बचाने के लिए और वन जीवों को बचाने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जंगलों में क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे वन बचे रह सकते हैं। फिर है, देखिएगा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित वन। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित वन यानी वैसे जंगल जो जंगली जानवर के बचाने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। देखिएगा, वन्य जीवों के संरक्षण यानी जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये टाइपिंग जो है ना, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी जंगलों में ही 3 प्रकार के ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जिसके अंदर हम लोग क्या कर सके, वन्य जीवों का संरक्षण कर सके, ठीक है। जैसे प्रशासकीय दृष्टिकोण से वनों के प्रकार थे, जंगलों को बचाया जा सके, वैसे ही जंगली जानवरों को भी बचाने के लिए 3 प्रकार के वन है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, और तीसरा जैव मंडल, ठीक है। तीनों प्रकार के वन किसके लिए, जंगली जानवर के बचाने के लिए। अब तीनों को बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ऐसे पार्कों का उद्देश्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान जैसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि, प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना। इस उद्यान में बाहरी क्षेत्र का हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादकों को एकत्रित करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य। कहने का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान जिसके तहत हम लोग वन्य जीवों
को बढ़ा सके, उसका संरक्षण कर सके, उसके लिए राष्ट्रीय उद्यान जो बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जंगली जानवर के लिए आवास में वृद्धि कर सके, उनके लिए घर ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, उनका फैलाव कर सके, जिससे वो आसानी से रख लें और ऐसी स्थिति बनाए जिससे वो प्रजनन का काम बेहतर तरीके से कर सके, जिससे वो अपने जैसे जानवर की उत्पत्ति ज्यादा करें, जिससे वो जानवर विलुप्त ना हो। ठीक है, और इस प्रकार के उद्यान के अंदर कोई भी बाहरी कार्य निषेध होता है, कोई भी बाहरी कार्य नहीं होता। वही कह रहा है हस्तक्षेप वर्जित होता है, बाहरी क्षेत्र का हस्तक्षेप, कोई भी बाहरी क्षेत्र वाले लोग इसमें नहीं आते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है और ऐसे ऐसे जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश में कितने हैं, 85 हैं। नेक्स्ट है बिहार क्षेत्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, कहिएगा, देखिएगा, एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पादकों को एकत्रित करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। और बिहार क्षेत्र और अभ्यारण्य के अंदर क्या होता है, ये भी एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां पे वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस पे हमला नहीं करेगा, उसकी देखभाल की जाती है। पर इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पर कृषि हो जाता है, वन उत्पादक जैसी कि कुछ चीजें भी इकट्ठी कर ली जाती है। जंगलों में जो जो चीज उत्पादन हो रहा है, जो काम लायक है, इकट्ठा हो सकता है तो उसको एकत्रित कर लेते हैं। मछली पालन वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है भारत में इनकी संख्या 448 तथा बिहार में बेगूसराय के कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। यानी पूरे भारत में लगभग बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 448 है। तो ध्यान रहे, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र जिसके अंदर उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, प्रजनन की व्यवस्था की जाती है और किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। पर बिहार और क्षेत्र में भी ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पर कुछ नियमों के तहत बाहरी हस्तक्षेप चलता है, जैसे कृषि कार्य हो जाता है, जंगल की चीजों को एकत्रित कर लेते हैं हम लोग, मछली वछली पकड़ लेते हैं। और इस प्रकार का टोटल ये 85 है और ये 448। नेक्स्ट है जैव मंडल। यह वो क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी प्राथमिकता के आधार पर जैव मंडल में होता क्या है, प्राथमिकता के आधार पर कि किस जानवर जो ज्यादा लुप्त हो रहा है ना, उसको प्राथमिकता देते हुए उसी के आधार पर यहाँ जैव विविधता बनाने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पे आसानी से रह सकें। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व में 65 देशों में करीब 443 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र हैं। भारत में इनकी संख्या 14 है। पूरे विश्व में जैव मंडल जैसे क्षेत्र कितने हैं, जो प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। यानी जो भी जैव विविधताएं पाई जाती हैं, अलगावपन पाया जाता है, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। पूरे विश्व में 243 है, माने 65 देशों में करीब 243 और भारत में अकेले 14 है। ठीक है, नेक्स्ट रेड डेटा बुक। ध्यान रखिएगा, रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक एक ऐसी सूची है ना जिसके अंदर विलुप्त हो रहे किसी भी जंतु, पक्षी, इन सब का डेटा मिलता है। आइए देखते हैं, उसको क्लियर हो जाता है। कह रहा है पृथ्वी पर पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की संख्या की सूची बनाई जाती है, उसे ही रेड डेटा बुक कहते हैं। एग्जाम में पूछा है कई बार, रेड डेटा बुक क्या है। तो रेड डेटा बुक एक प्रकार की सूची है जिसके अंदर पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी और जीव जंतु रहते हैं उनकी सूची बनाई जाती है, उनकी संख्याओं की सूची बनाई जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है रेड डेटा बुक के द्वारा कि किस प्रकार के जीव जंतु या पशु पक्षी विलुप्त हो रहे हैं और किस प्रकार के जीव जंतु या पशु पक्षी की उपलब्धता काफी मात्रा में है। ठीक है, तो धरती पे जितने भी जीव जंतु या पशु पक्षी होते हैं उनका डेटा रखा जाता है, सूची बनाई जाती है। उसी डेटा और उसी सूची को कहते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है, ध्यान रहेगा, रेड डेटा बुक किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की संख्या की सूची
बनाई जाती है उसे ही रेड डेटा बुक कहते हैं। क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, कह रहा है इसे IUCN जारी करती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। स्वीट तो भी होगा, स्विट्जरलैंड है, जारी करती है। यानी एग्जाम में ये भी पूछ देता है रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, तो एक संस्था है IUCN, ये जारी करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होंगे। रेड डाटा बुक में समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है और इसका एक मुख्य उद्देश्य उनके संरक्षण उसे संबंधित कार्यक्रम को करना है। और रेड डेटा बुक ये देखती है कि किस प्रकार की प्रजातियां सामान्य तौर पे विलुप्त हो रही हैं, उसको संरक्षित कर सके और उससे संबंधित कार्यक्रम को चला सके, जिससे उस प्रकार की प्रजातियां और जीव जंतु जल्दी विलुप्त ना हो, आगे से आगे बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता। जैव विविधता क्या भाई? जैव मतलब अविविधता मतलब, ध्यान रहे, विविधता मतलब अलगावपन होता है, यानी जीवों में इतना अलगावपन होता है, जैव विविधता उसी को कह लेंगे। सिंपल शब्दों में, केवल शब्दों को तोड़ के समझना है तो ज्यादा 3-5 नहीं। ठीक है, बाकी इधर देखो, जैव विविधता का संबंध किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों के विविधता से है। यानी किसी भी जगह पर कितने प्रकार के किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें कितनी विविधताएं पाई जाती हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ज्यादा 3-5 ना, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है। जैव विविधता का संबंध किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों के विविधता से है, यानी उसमें कितना अलगावपन पाया जाता है उससे है। ठीक है, भारत में लगभग 90,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। 90,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये हमारे धरती पर अमूल्य धरोहर हैं, और ये हमारे धरती के अमूल्य धरोहर हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, पर हम इसको खत्म करते जा रहे हैं। ये जीव समुदाय सदियों से हमारी सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राणी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यही जैव विविधता, यानी किसी भी प्रदेश के अंदर जीवों में जो विविधताएं होती हैं वही जैव विविधता है। और भारत में ये जैव विविधता लगभग 90,000 के करीब में है, जिसका सबका पर्यावरण में अपना अपना योगदान है, अपना अपना हिस्सा है। ठीक है, सब लोग अपना अपना योगदान करते हैं पर्यावरण को आगे बढ़ाने में, पर इसी की कमी या ज्यादा बेस हो जाता है ना, तो पर्यावरण क्षति होने लगता है। ठीक है, वही कह रहा है ये प्राणी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करते हैं, और इससे हमारा आर्थिक व्यवस्था में भी बड़ा सहयोग होता है। नेक्स्ट खो आ जाता है। चलिए, इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ, जैव विविधता के साथ ये भी खंड खत्म होता है। यानी बिहार बोर्ड जियोग्राफी चैप्टर 1 के खंड ग भी इस वीडियो में खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से आप समझ लिए होंगे ना एक एक देख के, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में एक भी इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपको छूटने उठने वाला है नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग खंड घ पढ़ेंगे, जो आगे ही है खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।